नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी अनवरत आपकी जो है फंडामेंटल राइट्स पे, और जैसा कि भारतीय संविधान में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है भारतीय संविधान का, आपका पार्ट 3 उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और पार्ट 3 में आपको पता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक यानी 12 to 35 हम डिस्कस करते हैं। और पिछली क्लासेस में हमने 12 आर्टिकल से लेकर 30 आर्टिकल तक के सभी महत्वपूर्ण आयाम जो है उसकी चर्चा कर चुके हैं। और साथ साथ में सभी अनुच्छेदों से रिलेटेड जो आपके केस हैं, वाद हैं, मामले हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हुए साथ में चल रहे हैं। और उससे जुड़े कुछ कानून भी हैं, उसको भी बहुत डिटेल में देखे थे। यानी प्रत्येक आर्टिकल के जितने भी पक्ष हो सकते हैं उसको हम डिस्कशन में अपने ले रहे हैं, चाहे वह केस हो, चाहे आपका कोई एक्ट या कानून हो। तो आज की जो चर्चा होगी हमारी वह आर्टिकल 31 पे होगी, जो कि आपका जो फंडामेंटल राइट है छठवां, जो कि इस समय वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको निश्चित कर दिया गया है। तो छठवां जो फंडामेंटल राइट है आपका संपत्ति का अधिकार, उसको पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल 31 पढ़ेंगे। और अभी तक आपने सिर्फ आर्टिकल 31 को ही पढ़ा होगा। इससे पहले जितनी भी आपने आज तक जो पढ़ाई की होगी 31 पे ही आपने पढ़ा होगा। लेकिन 31 के अंतर्गत ए आर्टिकल 31 ए भी है, 31 बी भी है और 31 सी भी है। इसको भी डिस्कशन में आज हम रखेंगे। और साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आर्टिकल है, जो सभी आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सुरक्षा कवर प्रदान करता है, वह आपका आर्टिकल है 32। और इसीलिए यह इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो है सभी आपके मूल अधिकारों को यह सुरक्षा प्रदान करता है। तो 32 को भी देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 32 में आपको पता होना चाहिए कि कैसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसमें बहुत सारे रिट होते हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसको हम डिस्कशन में लेंगे। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमारी लिए 1-2 क्लास चलेगी, 2 क्लास में आर्टिकल 32 को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस गुणवत्ता को आप समझ के आप पढ़ाई करिए। और क्लास को जब पूरी देखेंगे तभी समझ पाएंगे क्लास में क्या बताया जा रहा है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, क्या क्या आपको पढ़ने जरूरी है। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है तो आपको उस दृष्टि से पढ़ाई भी करना है। तो अब विलंब नहीं करेंगे और आज की चर्चा को हम करेंगे स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से, जो भी चैनल पे नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में पूरी क्लास को देखिए। और क्लास को देखने के बाद आपका जैसा भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि यह ज़रूरी है। आपका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार की आपकी अभी तो इंडियन पॉलिटी पे चर्चा चल रही है, आगे हम देखेंगे, भूगोल पे भी चर्चा करेंगे, साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट पे करेंगे। तो आप सबका सहयोग बना रहे। और अब हम क्लास को करेंगे स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में ही, आपके कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में। तो मूलतः इसमें 7 थे और वर्तमान में बात करें तो कुल 6 हैं। क्योंकि जो आपका छठवां नंबर का फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी मूल अधिकार से समाप्त करके उसको लीगल राइट बना दिया गया है। तो यह आज अगर वर्तमान में देखें तो संपत्ति का अधिकार क्या है, आपका जो है विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो छठवें नंबर का जो आपका मूल अधिकार है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद 7वें नंबर का जो है वो पढ़ेंगे। क्योंकि छठवां हटा तो दिया गया है लेकिन है, उसको पढ़ना जरूरी है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो अगर वर्तमान में बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट हैं, जबकि मूलतः 7 थे। जो छठे नंबर का आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको निश्चित कर दिया गया है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे और राइट टू प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो आपका फंडामेंटल राइट आपका छठवें नंबर का है। इससे पहले आपका 5 फंडामेंटल राइट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने जो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पढ़ा था, साथ साथ में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता भी पढ़ा था। जो 5वां हो चुका है, चौथा हो चुका है, छठवें में आज हम पहुंचे हैं। तो संपत्ति का अधिकार, अब आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार था। तो मैंने बताया कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके माध्यम से इस संपत्ति के अधिकार को, जो कि मूल अधिकार था, इसको मूल अधिकार से हटा के कहाँ कर दिया गया है, इसको विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया है। और लीगल राइट बनाया गया है तो आपको याद रखना है किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 301 में किसमें है लीगल राइट, किसमें है 300 ए में है। आपको यह बात याद रखनी है कि आर्टिकल जो 300 ए है
उसमें आपका संपत्ति का अधिकार है, लेकिन वह विधिक अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट्स है। तो मूल अधिकार नहीं है जबकि विधिक अधिकार है। तो यह बात आपको याद रखनी है। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था, उसके द्वारा इसको मूल अधिकार से हटाकर आपका विधिक अधिकार बनाया गया। अब आर्टिकल 31 में आपको 31A भी देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके संपदाओं आदि अर्जन संपत्तियों की बात कर लें या संपदा का बात करें, तो उसके अर्जन से संबंधित जो कानून थे उसके व्याख्या करता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसमें भूमि अधिग्रहण आदि जैसे जो संबंधित बातें होती हैं, यानी संपदाओं के अर्जन के लिए जो विधिक कानून या उपबंध करने वाली जो विधियां हैं, उसकी यह व्याख्या करता है। और 31A आर्टिकल जो है वह आपका पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में इसको जोड़ा गया था। और इसको आपको ध्यान रखना है एक बात ये भी कि इसको जो है 9वीं अनुसूची में, आपको मैंने बताया था 9वीं अनुसूची जो आपकी है उसमें जो कानून शामिल हो जाते हैं उनको क्या न्यायिक समीक्षा से उनको बचाया जा सकता है। तो इसी के तहत यह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकने वाली विधियों का इसमें उल्लेख है। तो यह 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। किससे संबंधित? देखिए, संपत्ति का अधिकार है 31, तो उसी से रिलेटेड होगा। तो यह संपदाओं के अर्जन के संबंधी जो आपकी विधियां हैं उसकी व्याख्या करता है, उसमें उपबंध नियम कानून है इसमें। तो यह बात ध्यान रखनी है। और 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और इसमें उन विधियों का भी उल्लेख है जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब 31 को बी, इसमें बी भी देखें अगर, तो इसमें कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है। और ये अधिनियम नियम जो है न्यायालय में चुनौती इनको नहीं दिया जा सकता। तो ये भी जो 31A है और 31B, ये दोनों आर्टिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 1951 में जोड़े गए भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। 31B और 31A दोनों कब जोड़े गए? 1951 में जोड़े गए और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब ये संपदा आदि से रिलेटेड ही इसमें 31 में जो आपके प्रावधान है वह है। तो 31 में संपत्ति का अधिकार मैंने बताया 44वें संविधान संशोधन से हटा के इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। 31A में देखेंगे तो संपदाओं के आदि के जैसे संपत्ति या संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली जो विधियां हैं या कानून है, लॉ है, उनकी व्याख्या करता है। और यह पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 31B की बात करें तो 31B में कुछ अधिनियम और विनियम ऐसे हैं जिनको विधिमान्यकरण किया गया है। और इसमें ऐसे नियम कानून हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी इनको 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है 9वीं अनुसूची में। उसके बाद आपका एक केस आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है रुस्तम कैवसजी बनाम भारत संघवाद 1970 का है। और यह केस कब आया था? जब 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का संबंधी जो अध्यादेश था वह लाया था। तो यह रुस्तम कैवसजी जो थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक थे और इनका काफी शेयर उसमें था। तो जब राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का अध्यादेश आया, तो उस पर ये याचिका इन्होंने दायर की थी। और उस याचिका के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, यानी इसको असंवैधानिक बनाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि बाद में राष्ट्रीयकरण होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नियम कानून बनेंगे, लेकिन रुस्तम कैवसजी बनाम भारत संघवाद जो 1970 का, इसमें यह पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए अध्यादेश था उसको असंवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यह किससे रिलेटेड है? रुस्तम कैवसजी केस। यह आपके जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो बनाने है जो अध्यादेश लाया गया था, उसके लिए यह था रुस्तम कैवसजी केस। अब रुस्तम कैवसजी केस के बाद में आपको एक माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघवाद भी याद रखना है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी 1970 का ही है। 1970 का रुस्तम कैवसजी, 1970 का माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघवाद। अब इसमें क्या कहा कि राजा महाराजाओं के जो आपके विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त करने हेतु एक अध्यादेश लाया गया, यह भी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाया गया। और इस अध्यादेश के माध्यम से यानी ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्या कहा गया कि राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त किया जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अगर बात करें आपके नीति निर्देशक तत्वों में, तो यह राज्य की
राज्य का जो लक्ष्य है कि राज्य क्या करेगा कि आपके साधन है, यानी संसाधन या साधन है, उनको क्या एक सबको बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। यानी उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना था और साथ में समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण। इस उद्देश्य से यह जो आपके राजा महाराजा के विशेषाधिकार हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए यह सरकार का अध्यादेश था। तो याद रखना, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघवाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यह जो आपका अध्यादेश है राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त करने के लिए, जो यह अध्यादेश है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। इसमें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। और इस अध्यादेश में मैंने बताया कि इस अध्यादेश का लक्ष्य क्या था कि जो आपके संसाधन है, भौतिक संसाधन है, समुदाय आधारित संसाधन है, उनका वितरण समान हो। यानी यह अनुच्छेद अगर बात करें, अनुच्छेद 39 जो आपके डीपीएसपी के अंतर्गत है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जब हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 39 को देखेंगे, तो आर्टिकल 39 में कई सारी बातें हैं। आपका मूलतः एफ तक है, ए से लेके एफ तक। और इसमें जो बी और सी, जो बी और सी 39 का बी और सी है, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण है बी में। और सी में अगर बात करें तो इसमें भी क्या है, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करने की बात की गई है। किसकी बात की गई है? विकेंद्रीकरण करने की बात इसमें की गई है सी में। और बी में जो समुदाय के भौतिक संसाधन है उनका समान वितरण हो। तो यह इसी उद्देश्य को लेके यह जो अध्यादेश था यह आया था। अभी इस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा कि यह असंवैधानिक है, यानी यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, तो सरकार का अगला कदम क्या होगा? सरकार क्या करेगी? आपका जो है संविधान संशोधन कर देगी। तो फिर सरकार करेगी 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में लाया गया। इन दोनों केसेस के बाद 1971 में 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। और इसके माध्यम से क्या कहा कि जो है सरकार ने यह प्रावधान रखा, क्या इसके माध्यम से पहले तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 31 सी जोड़ा गया। 31 सी जोड़ा गया और इस 31 सी में बात की गई कि जो अनुच्छेद 14 जो कि आपके समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद जो 19 है यानी आपका व्यक्ति स्वतंत्रता, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि, जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार भी था, उसमें मैंने बताया था। तो आर्टिकल 19 में संपत्ति के अधिकार संबंधी बातें भी थी, 14 में समानता का अधिकार। तो अगर इन दोनों आर्टिकल का अगर टकराव होता है किसके साथ? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 मैंने बता दिया है कि अनुच्छेद 39 में बहुत सारी बातें हैं। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन भी है। बी में क्या है आपका, मैंने बताया समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उनका समान वितरण हो, साथ में आपके जो है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। सी में यह बातें हैं। तो यह इस अनुच्छेद में 31 में ये कहा गया कि जो आपका अनुच्छेद 14 और 19 का टकराव अगर डीपीएसपी के साथ होता है, डीपीएसपी के साथ होता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ होता है, विशेषकर अनुच्छेद 39 का, तो क्या डीपीएसपी को वरीयता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? डीपीएसपी को वरीयता दी जाएगी, यानी इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और 14-19 को उसके कम। यानी अब इसमें देख लीजिए बहुत अच्छे से, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई किस पे? मूल अधिकार पे। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है 31 सी का। इसी तरह संविधान जो है बहुत सारे बदलाव किए गए इंदिरा गांधी सरकार में। आपको पता होगा जब इमरजेंसी आई तो 42वां जब संशोधन आया था, उसमें बहुत सारे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और वैसे ही धज्जी या थी। अब आप बताइए, मूल अधिकार पे हावी किसको कर दिया गया? डीपीएसपी को। तो यह बात ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको बड़ा बता दिया गया और ये जो मूल अधिकार है इनको छोटा कर दिया गया। तो यह आपको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था? 25वां था। और 25वें के ही माध्यम से यह 31 आर्टिकल सी जोड़ा गया था। तो यह बात याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें यह अनुच्छेद में यह प्रावधान था कि अनुच्छेद 14 और 19 का यदि टकराव डीपीएसपी के साथ होता है और डीपीएसपी में विशेषकर आपका जो 39 नंबर का आर्टिकल है उससे होता है, तो यहाँ पे डीपीएसपी को वरीयता दी जाएगी, ना कि फंडामेंटल राइट को।
यह बात बार बार मैं बता रहा हूँ, डीपीएसपी को बढ़ा के बताया गया, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जब 25वां संविधान संशोधन हो गया, इसके माध्यम से 31C को जोड़ दिया गया था, यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब आर्टिकल 31 की सारी बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो हो चुकी हैं, और 31 में जैसा कि मैंने बताया कि 2 केस आपको याद रखना है, रुस्तम कवैसी वाला, रुस्तम कवैसी, और जो दूसरा केस मैंने बताया माधवराव सिंधिया। और इन दोनों अध्यादेशों को मैंने बताया, दोनों अध्यादेश जो लाए गए थे दोनों केसेस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताए गए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए गए, यानी असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया था इन दोनों केसेस में। हालांकि बाद में आपको पता होगा कि बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, लेकिन इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। और फिर सरकार का कदम आपको मैंने बता दिया कि आपका जो 25वां संविधान संशोधन है वह इसीलिए किया गया कि अगर आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 में आपका जो है अधिकार जो है उसका टकराव अगर डीपीएसपी के साथ होता है तो डीपीएसपी को वरीयता दी जाएगी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हालांकि इसमें आपका आर्टिकल 32 से 35 तक पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन 32 जो आपका है वह आपका संवैधानिक उपचारों संबंधी विशेष प्रावधान रखता है। 33, 34, 35 इसमें आपको पता होना चाहिए, सैन्य अधिकारों की बात है तो उसको हम आगे देखेंगे। हालांकि अब इसमें हम 32 को विशेष कर पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे सामान्य लोगों के लिए बात है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, तो रेमेडीज भी अगर बात करें तो यह सभी जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, सभी फंडामेंटल राइट की यह दवा है। दवा है कहाँ पे है? यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी मूल अधिकार या किसी भी अधिकार का हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आपका जो है आर्टिकल 32 हमें उससे सुरक्षा प्रदान करता है। यानी आर्टिकल 32 सभी मूल अधिकारों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। और इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने आपके जो फंड आर्टिकल 32 है इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान की आत्मा कौन है? आर्टिकल 32 है, क्योंकि यह सभी फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। अब सुरक्षा किस प्रकार प्रदान करता है, मैं इस सारी बातों की जो है विशेष चर्चा यहाँ पे देखेंगे। अब अगर बात करें तो इसमें 32 में पहले में अगर बात करें पहले भाग में, तो इसमें दिया गया है कि मूल अधिकार के हनन होने पर, पहली बात, मूल अधिकार के हनन होने पर पहले भाग में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट याचिका यानी रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है। अगर रिट की बात करें तो यह ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन से प्रभावित है, आपको याद रखना है अच्छे से। अगर बात करें रिट को, तो रिट को न्याय का झरना भी कहा जाता है, न्याय का झरना भी कहा जाता है। तो यह बात ध्यान रखनी है कि रिट जो है ब्रिटेन से प्रभावित कॉन्सेप्ट है और इसको न्याय का झरना कहा जाता है। न्याय का झरना क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी फंडामेंटल राइट्स को यह सुरक्षा प्रदान देता है। तो आपको याद ध्यान रखना है। तो इसमें पहले भाग में मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब ये रिट कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार की होंगी। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिट कौन जारी कर सकता है, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले ऑप्शन में आप रखें केवल सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन पूछा जा चुका है अगर हम बात करें। दूसरे में केवल हाई कोर्ट, तीसरे में ले लीजिए दोनों सुप्रीम कोर्ट यानी एंड हाई कोर्ट। अगर और चौथे में ले लीजिए आपका ऑप्शन है, चौथा विकल्प मैं दे रहा हूँ, चौथे में आप ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 3। अब आप बताइए कौन रिट जारी कर सकता है? तो पहला भाग क्या है? मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट आपका जो है रिट जारी कर सकता है। तो केवल सुप्रीम कोर्ट। क्या केवल सुप्रीम कोर्ट होगा? बिल्कुल नहीं, गलत बात है, ध्यान रखिएगा।
सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत नहीं। फिर किसके तहत? वह जारी करेगा आपका आर्टिकल 226 के तहत। और एक बात और ध्यान रखनी है कि सिर्फ यही मामला है, रिट जारी करने की बात ही है, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार आपके पास हाई कोर्ट के पास हैं। कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार, जबकि हाई कोर्ट जो है वह आपका कितने? 6 प्रकार की, 6 प्रकार की। यही एक ऐसा रिट का जो मामला है, यही एक ऐसा प्रावधान है जो आपका सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट को पावर देता है। अब वह क्या है? रिट है। और यह 6 प्रकार की रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की। तो रिट के मामले में आपके पास यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से। तो यह बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर बात करें तो हम इसमें कितने प्रकार की रिट पढ़ेंगे? 6 तो हो गया आपका हाई कोर्ट, और 5 हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। तो कितने रिट हो गए? कितने रिट हो गए भाई? 11। तो क्या हम 11 रिट को पढ़ेंगे? 11 रिट? अरे नहीं, 11 बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाले 5 रिट हैं, यही हाई कोर्ट में भी हैं। बस हाई कोर्ट में एक अलग रिट रिट होता है जिसको बोलते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन ये आपका 6वां नंबर का है, तो 6वां को अलग हम देखेंगे जब देखेंगे। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है वह 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट किसके? आर्टिकल 32 के तहत। तो अब 32 का अगला जो भाग देखें तो इसमें कितने? 5 प्रकार की रिट होती हैं। और ये 5 प्रकार की याचिकाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखेंगे डिटेल में, परेशान मत होइएगा, बहुत डिटेल में चलेंगे। दूसरा है आपका मैंडमस, जिसको बोलते हैं परमादेश। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बात मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा कि इनको हिंदी के साथ याद रखने के साथ इंग्लिश में जरूर याद रखना है, क्योंकि पेपर में जो हिंदी का सेक्शन होता है उसमें भी आपको हैबियस कॉर्पस ऐसा लिख के दे देगा, और दिया भी है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हिंदी में पढ़ना है, हैबियस कॉर्पस ऐसे लिख के दे दिया। अब आप बताइए, अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो फिर आपका प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हिंदी को पढ़ने के साथ जहाँ पे इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है मैं वहाँ बताऊंगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश मैंडमस होता है। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसको बोलते हैं कोरंटो, अधिकार परीक्षा। चौथे नंबर का आपका जो है प्रतिषेध, प्रोविशन बोलते हैं, प्रतिषेध को प्रोविशन बोलते हैं। और अंतिम जो आपका है उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसको बोलते हैं सर्टिरियोरी। तो ये आपके 5 प्रकार के जो रिट हैं या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और यही 5 प्रकार के हाई कोर्ट भी जारी करते हैं। और हाई कोर्ट को एक और ज़्यादा रिट की बातें हैं वहाँ पे, उसके लिए ज़्यादा है, तो वह है आपका इंजेक्शन, वो भी बताऊंगा। बस अभी ध्यान रखना है आपको। ये तो 6 रिट हो गई हाई कोर्ट की, 5 यही कॉमन है। 11 रिट नहीं पढ़नी है हमको, कितनी पढ़नी है? 6 पढ़नी है। 5 भी नहीं पढ़नी है, 11 भी नहीं पढ़नी है, कितनी पढ़नी है? 6 पढ़नी है। 5 सुप्रीम कोर्ट वाली, और ये दोनों में कॉमन है, और एक अलग विशेष जो इंजेक्शन है वह हाई कोर्ट का है। तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और ये पांचों रिटों के बारे में बताया गया है। फिर अगला जो 32 का तीसरा भाग है, उसको संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है, ऐसा प्रावधान है। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर भी संसद चाहे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रिट जारी करेगा तो वह भी कर सकता है, यह भी ध्यान रखना। और चौथा बात है इसमें, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपनिषद के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह, इसी इसी जो 32 है, 32 को ही सुरक्षा दे रहा है। यानी इस 32 आर्टिकल की जो बातें हैं उसी को यह सुरक्षा दे रहा है। यानी कि इस संविधान द्वारा या अन्यथा उपबंधित, यानी कोई अगर विशेष प्रावधान संविधान संशोधन वगैरह नहीं होता है तो उसके अलावा इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपको अधिकार प्राप्त हैं, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो प्राप्त है,
उसको निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता। मेन बात ये है, मुख्य बात यही याद रखना है कि यानी 32 का जो चौथा भाग है, चौथा पार्ट है, 4 बातें हैं इसमें, 4 बातें आपको याद रखनी है। चौथा जो भाग है इसी में कहा गया है कि इस 32 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं वो निलंबित नहीं किए जा सकते। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इस संविधान द्वारा या अन्यथा अगर संशोधन वगैरह नहीं किया जाता तो, लेकिन उसके अलावा इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो है निलंबन नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी भी दशा में निलंबन नहीं होगा आर्टिकल 32 को, यह बात आपको ध्यान रखनी है। मुख्य बात यही है कि इसके अंतर्गत ही इसी अनुच्छेद को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यह सारे आपके जो आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उसको तो सुरक्षा देता ही है, साथ में यहाँ पे यह बात है कि आर्टिकल 32 को भी जो अधिकार इसमें दिए गए हैं वो उसका निलंबन नहीं किया जा सकता, यह बात भी इसमें लिखी है। तो ये सारी बातें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। अब देखिए, ये जो आपके रिट हैं, जो आपके 5 रिट हैं, इनको इतना डिटेल में पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में देखेंगे, क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरओ पीसीएस आज सभी एग्जाम में आपके जितनी भी रिट होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इनको बहुत डिटेल में देखेंगे। हो सकता है इसमें 2 क्लास मेरी आ जाए, 2 क्लास में 5 रिटों को पढ़ेंगे, 5 क्या 6 रिट पढ़ेंगे, जो हाईकोर्ट वाला है वो भी। तो सारी रिट को बहुत डिटेल में देखेंगे, इसलिए इस क्लास को यही हम समाप्त करेंगे। रिट की जो क्लास होगी उसमें विशेष क्लास होगी, उसमें बहुत डेप्थ में आपका पूरा एक एक रिट को, एक एक याचिका को बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रिट और बार बार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से रिट पढ़ाऊंगा, अब उसकी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। और यह जो चर्चा है यह भी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 केस मैंने बताया है, एक रुस्तम करची वाला केस, दूसरा आपका है माधवराव सिंधिया वाला केस, माधवराव सिंधिया। तो ये दोनों बातें हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ रहे हैं 32, आर्टिकल 32 को हमने देखा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका देख चुके हैं। अभी इसमें बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि 32 में से सभी 5 रिट पढ़ेंगे। रिट में कुछ जैसे प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं इसमें, लगभग 2 क्लास अभी आएगी, तो बहुत डिटेल में इसको पूरी रिट को देखेंगे। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यह चर्चा आपको सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ जो है इसको शेयर भी करिए, और इसको शेयर करने के साथ में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप इस तरह की जो मैं बार बार ये बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि यह प्रतिक्रिया, आपकी जो रिएक्शन है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हमको निरंतर जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा और यह क्लास अनवरत चलती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।